हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस लाइव स्मिथ के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जो कि पावर्ड है चाणक्य क्लासेज के द्वारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं बाबू कि हम लोगों ने क्लास 8 का एसएसटी से हिस्ट्री सेक्शन की शुरुआत की हुई है। ठीक, हमने अपने पीछे के डिफरेंट सेशंस में अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। अभी करंट टाइम में हम लोग अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है बाबू ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, इस चैप्टर में भी हमने डिफरेंट सेशंस देख लिए हुए थे पिछले क्लासेस में। आज हम लोग इसके आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे की बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को पीछे वाला क्लास थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करूं। इसके जस्ट पिछले सेशन में हमने क्या बात करी उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने अपने इस शानदार चैप्टर ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है, जिसमें हम लोग अंग्रेजों के उस सफर की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर में कि वो लोग कैसे व्यापार से साम्राज्य तक का सफर तय किए थे हमारे देश में आने के बाद। तो इस चैप्टर के अंदर में हमने अपने डिफरेंट पिछले सेशंस में बात किया हुआ था कि कैसे वो लोगों ने सबसे पहले हमारे देश के अंदर में अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स स्थापित करने शुरू किए। ठीक है, और ट्रेडिंग सेटलमेंट्स जब वो स्थापित करते थे किसी भी एक जगह पे, तो आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि वो क्या करते थे, वो धीरे धीरे उस जगह के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देते थे। और उनका यही इंटरफेरेंस जो था वो आगे चल के वहां उनको इतनी सक्सेस दिलाता था कि वो पर्टिकुलर जगह के मालिक बन के बैठ जाते थे, वहां के रूलर बन के बैठ जाते थे। तो इसी संदर्भ में हमने देखा था क्या कि 1651 में उन्होंने बंगाल की हुगली में अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाया, धीरे धीरे वहां के व्यापार को कंट्रोल करना शुरू किया। साथ साथ वहां के जो नवाब, खास करके मुगल इंपेरर औरंगजेब के मरने के बाद जो बंगाल के लोकल नवाब जो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ रहे थे, उनके साथ साथ अलग अलग अपनी रणनीतियों के तहत, डिप्लोमेसी के तहत 1757 और 1764, यानी इन 2 सालों में अंग्रेजों ने 2 ड्रास्टिक लड़ाइयां लड़ी बंगाल के नवाबों के साथ। पहली लड़ाई थी 1757 में प्लासी, ठीक है, प्लासी की लड़ाई लड़ी, और फिर 1764 में उन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी। इन दोनों लड़ाइयों ने बंगाल के अंदर में अंग्रेजों का सुपरमेसी कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया, यानी वो अब तक बंगाल को कंप्लीटली अपने डोमिनेंस में ले चुके थे। यहां तक का सफर हमने पिछले क्लास में तय कर लिया हुआ था। अब बात आती है आगे की। अब आगे हम बात करेंगे कि जब एक बार अंग्रेजों को बंगाल का कंट्रोल मिल गया, बंगाल के क्षेत्र में अपना कंट्रोल उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद उनको लगा कि चूंकि अब हमारे पास भारत का सबसे बड़ा इलाका हमारे कंट्रोल में आ चुका है, हमारे डोमिनेशन में आ चुका है, तो हम अब धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपने कंट्रोल में क्यों ना ले लें, क्योंकि मुगल यहां कमजोर हो चुके हैं और जो लोकल रूलर्स हैं, जो लोकल प्रोविंसेस पैदा हुई हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारा सामना कर सके। इसी माइंडसेट के साथ अंग्रेज अब क्या करते हैं, बंगाल से अपना मुहिम आगे की तरफ लेके चलते हैं, अपने कारवे को, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारत के अलग अलग हिस्सों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। ना केवल कोशिश करते हैं बाबू, बल्कि उस कोशिश में उनको जबरदस्त सक्सेस भी मिलता है। आप देखोगे बंगाल से वो लोग बढ़ते हैं मैसूर के तरफ, फिर मैसूर से मराठा, पूरे मराठा किंगडम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन का सेंटर यही रहने वाला है कि आज हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने मैसूर वाले पार्ट को और मराठा किंगडम को कैसे, किन परिस्थितियों में अपने कंट्रोल में लिया। ये हमारे आज के चैप्टर का पॉइंट रहने वाला है। तो बिफोर गोइंग टू द पॉइंट, वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वो फैक्ट्स क्या है कि हम ये देखते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। यानी अभी हमने पिछले क्लास तक बात किया हुआ था 1764 और बैटल की बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर तक की बात की हुई थी। तो बैटल ऑफ बक्सर खत्म होने के बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की जब संधि हुई और उस संधि में जब अंग्रेजों को, ठीक है, कंट्रोल मिल गया किसका, बंगाल की दीवानी का कंट्रोल, यानी अब वो बंगाल के रेवेन्यू कलेक्टर बन चुके थे।
ये परमिशन उन्हें मिला किससे? शाह आलम सेकंड, जो कि मुगलों के उस समय बादशाह हुआ करते। क्यों मिला? उनको कंपनसेशन के तौर पे ये काम करना पड़ा। कारण क्या था कि उन्होंने मीर कासिम की मदद की थी बैटल ऑफ बक्सर के अंदर में, और अंग्रेजों ने इन कंबाइंड फोर्सेज को, जिसमें मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजाउद्दौला लड़ रहे थे, इस कंबाइंड फोर्स को हरा दिया था। तो हराने के बाद उनके ऊपर कंपनसेशन लगाया गया, और इसी के तहत उनको क्या मिला? बंगाल की दीवानी मिल गई। अब देखेंगे हम 1765 का भारत कुछ इस तरह से दिखता था। आप इस मैप को माइन्यूटली समझ करके, पढ़ करके देख सकते हो। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं आपको समझाने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे फिर इस भारत को, पूरे भारत को अंग्रेजों ने अलग अलग टाइम पीरियड में अपने कंट्रोल में लेने का काम। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे इंडिया इन 1765। यहां देखिए आपको मैप के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। ये जो कलर आपको दिखेगा, ये वाला कलर, ये दिखाएगा ब्रिटिश इंडिया को। यानी जहां जहां ये कलर आपको दिखे, वहां वहां समझिए कि उन क्षेत्रों में भारत में किसका कंट्रोल हो चुका था? अंग्रेजों का कंट्रोल हो चुका था। ये वाले क्षेत्रों में, इस कलर में, यानी ये वाला कलर आपको दिख रहा होगा, ये कलर लिखा भी है ब्रिटिश, यानी ये वाला कलर जो था वो अंग्रेजों को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये वाला कलर जो है, ये आपको मुस्लिम किंगडम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के प्रीसीडिंग रूलर्स हमारे यहां मुस्लिम ही थे। यानी मुगल प्रोमिनेंट रूलर्स थे हमारे इंडिया के अंग्रेजों के आने के ठीक पहले, ठीक है। और इसकी शुरुआत 712 में ही हुई थी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक किया था। तो मुस्लिमों के अधीन ज्यादातर क्षेत्र थे। ये फिर ये जो भगवा कलर टाइप का आपको दिख रहा है, ये हिंदुओं का इलाका था। इसमें सबसे बड़ा इलाका जो था वो मराठों का था, मराठाओं का था, यानी मराठा किंगडम का था। ये पूरा पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मराठाओं का था। बीच में ये वाला जो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इलाका आपको दिख रहा है, ये मुस्लिमों के अधीन था। और राजपूत दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, जो हिंदुओं के अधीन भारत के कुछ हिस्सों पे अपना कब्जा जमाए हुए थे। इसमें आपको पंजाब वगैरह के इलाके मिलेंगे, जिसमें रंजीत सिंह नाम का राजा पंजाब में हुआ करता था। ठीक, बाकी ये जितना भी, ठीक है, ये अफगानिस्तान वाला इलाका, आज का जो पाकिस्तान वाला इलाका है वो पहले भारत में था। ये आप देखो यूपी वाले इलाके जो अवध के नाम से जाना जाता था, ये पूरा का पूरा जो था वो किसके कंट्रोल में था? मुस्लिमों के कंट्रोल में था। ये रहा हमारा बंगाल, जो कि कंप्लीटली अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था। और इधर आपको आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा इलाका भी देखने को मिलेगा कि ये भी आपको अंग्रेजों के कंट्रोल में था। बाकी का पूरा इलाका हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ एसोसिएटेड था। ये रहा सूरत आपको उस समय के भारत का। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें अंग्रेज जो हैं वो अपना पैर जमा चुके हैं, यानी उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखा दिया है। कहां? बंगाल में, कहां? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इलाके में। अब उनको आगे बढ़ना है। अब वो इस रास्ते से इधर आने की कोशिश करते हैं, तो यहां इनको मिलता है मैसूर का इलाका। यानी बंगाल जीतने के बाद अंग्रेज अब मैसूर के तरफ अपना रुख करते हैं कि मैसूर के इलाके को कंट्रोल में ले लिया जाए, जहां के शासक थे उस समय पर्टिकुलर टाइम पे कौन? हैदर अली, यानी फादर ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बाबूजी हैदर अली का शासन वहां पे चल रहा था। उनसे और टीपू सुल्तान से कैसे अलग अलग टाइम पे भिड़ंत होती है, और फिर कैसे मैसूर जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। फिर देखेंगे कि मैसूर जीतने के बाद वो लोग मराठाओं को अपने कंट्रोल में कैसे लेते हैं, ठीक है। और एट लास्ट जो मराठाओं के साथ अंग्रेजों की 3 लड़ाइयां हुई, इन तीनों लड़ाइयों के बाद देखेंगे कि मराठा किंगडम जो था वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के हाथ में चुका था। यानी भारत का एक बार लगभग 50% से ज्यादा इलाका मराठाओं के जीतने के साथ भारत में अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कैसे मैसूर और मराठा किंगडम अंग्रेजों के हाथ में आता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग टीपू सुल्तान, हमारा टॉपिक बना है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। आप जानते हैं कि प्यार से टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कहानी ये बनाई गई है कि एक बार यूं ही लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान ने बाघ को ही मार डाला था, ठीक है, इतना बलवान था ये, इसलिए इसको टाइगर ऑफ मैसूर का नाम दिया गया है।
तो इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों और मैसूर के दोनों शासकों हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान से कैसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते 4 लड़ाइयां होती है। आप जानोगे कि एंग्लो मैसूर वार्स कितने हुए, 4 हुए अलग अलग पीरियड में। तो इन चारों लड़ाइयों का क्या स्थिति रहता है और कैसे एक बार लास्ट में फिर मैसूर जो है टीपू सुल्तान के मरने के साथ अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। देखिए, आप देखेंगे कि जैसे ही कंपनी को लगा कि वो अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं, तो इन्होंने अपनी, ठीक है, मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी इनको अब लग रहा था कि बंगाल हमारे कंट्रोल में आ गया है, अब हम अगर अपनी मिलिट्री को और ज्यादा थोड़ा सा मजबूत करते हैं, ठीक है, तो हम इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चीजों को अपने हाथों में ले सकते हैं, अपने हाथों में एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन मैसूर रूलर्स जो थे, यानी जब अंग्रेज बंगाल से बढ़ते हुए मैसूर के तरफ पहुंचे, तो उन्होंने क्या देखा कि मैसूर रूलर्स का जो था क्लोज रिलेशनशिप था फ्रांसीसियों के साथ। यानी मैसूर जो थे वो फ्रांसीसियों के संपर्क में थे, यानी फ्रांसीसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंग्रेज मैसूर वालों की मदद कर रहे थे। आप ये बात पिछले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि 1664 में ही, ठीक है, फ्रांसीसी भारत में आ चुके थे। और जो कर्नाटिक वार्स हुए थे, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई थी। तो उसी हार का बदला लेने के लिए फ्रांसीसी चूंकि अब डायरेक्टली अंग्रेजों से दो दो हाथ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मैसूर के शासकों की मदद करनी शुरू की। तो मतलब जैसे ही कंपनी ने मैसूर के तरफ अपना कदम आगे बढ़ाया, तो वहां देखा क्या कि मैसूर के जो रूलर्स हैं उनका क्लोज रिलेशनशिप है किसके साथ, फ्रांसीसियों के साथ। ठीक, आई बात समझ में। और मैसूर के रूलर्स जो थे वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अब उसको मॉडर्नाइज कर रहे थे किसकी मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से। यानी फ्रांसीसी जो थे वो अपनी सारे एफर्ट्स लगा रहे थे ताकि मैसूर के रूलर्स की आर्मी को मजबूत किया जा सके कि एक बार जब अंग्रेज इनके ऊपर अटैक करें या फिर अंग्रेजों से अगर इनकी भिड़ंत हो, तो वैसी परिस्थिति में ये मैसूर के रूलर्स उनका सामना कर सके। ठीक, अंग्रेजों ने देखा कि हैदर और टीपू सुल्तान जो थे वो बड़े ही एम्बिशियस लोग थे। ठीक, एम्बिशियस यानी उनकी अपने एम्बिशंस थे कि हमको अगर कोई चीज मन में ठान लिया है कि ये करना है, इट मींस करना है, चाहे किसी भी कीमत पे ही क्यों ना करना पड़े। तो उन्होंने देखा कि ये लोग एम्बिशियस हैं, एरोगेंट हैं, बहुत खिसिया लोग थे, तुरंत गुस्सा आने वाले लोग थे, और साथ ही साथ डेंजरस भी थे, डेंजरस रूलर्स थे। अंग्रेजों को पता था कि अगर सामने सामने से लड़ाई हुई तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम लोग उस लड़ाई में हार भी सकते हैं। तो ये एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस रूलर्स थे, ठीक, जिनको कंट्रोल करना और क्रश करना थोड़ा सा मुश्किल काम था। ठीक, मैसूर रूलर्स की बात अगर हम करें जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, तो इसमें 2 शासक आते हैं, हैदर अली जो कि 1761 से लेके 1782 तक मैसूर का शासक रहा, और फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान जो हैदर अली के बीच लड़ाई में, जब सेकंड मैसूर वार चल रहा था, तो उसमें हैदर अली की मौत हो जाती है, और उसी मौत के बाद टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर की गद्दी को अपने हाथ में लेता है, और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते फाइनली ये भी 1799 में इसकी भी डेथ हो जाती है। तो हैदर अली 61 से 82 तक शासक रहा, और टीपू सुल्तान जो था वो 82 से 99 तक शासक। कोई दिक्कत समझ में आया? यहां आप देख सकते हैं हैदर अली की फोटो, और यहां आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान की फोटो। ये दोनों क्रमशः बाप बेटे अलग अलग पीरियड में मैसूर के शासक रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ अलग अलग 4 लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करने का काम किया। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहां देखिए, अब हम शुरू करते हैं सीरीज ऑफ वार्स, यानी जिसको हम लोग एंग्लो मैसूर वार्स के नाम से जानते हैं। यानी अंग्रेज और मैसूर शासकों के बीच में जो लड़ाइयां हुई हैं, 4 लड़ाइयां हुई हैं बाबू, इन चारों लड़ाइयों को कंबाइंड करके हम लोग एंग्लो मैसूर वार्स कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे एंग्लो मैसूर वार्स में पहली लड़ाई, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, पहली लड़ाई जो है वो 1767 से लेके 1769 के बीच में हुई। कब से कब तक पीरियड याद रखना है, 1767 से 69 के बीच 2 साल तक ये लड़ाई चली।
ठीक है, किसके किसके बीच में हुई? अंग्रेजी फोर्स और हैदर अली के बीच में हुई। उस समय तत्कालीन रूलर मैसूर का कौन था? हैदर अली था। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये 2 साल तक चलने वाली लड़ाई को हम लोग फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के नाम से जानते हैं। वहीं लिखा हुआ है कि पहला एंग्लो मैसूर वार जो था वो ब्रिटिश फोर्सेज और हैदर अली के बीच में लड़ा गया 1760 से 67 से 69 के बीच में। ठीक, ये लड़ाई जो थी इसमें कोई भी दल जो था ना जीता ना हारा, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो थे वो कहीं ना कहीं हैदर अली की ताकत को देख चुके थे। हैदर अली ने बड़ी बहादुरी से इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, जीता तो नहीं लेकिन हारा भी नहीं। ठीक, यानी दोनों लोग एक टाइम पे ऐसा आया कि चलिए हमें पीछे हट जाना चाहिए, इस लड़ाई के अंदर में कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। आप इतिहास की पीरियड में देखोगे ना, जितने भी बैटल्स इतिहास में हुए हैं उन बैटल्स के बाद ट्रीटियां हुई हैं, ना केवल भारत में, आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखो। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई। ठीक, आई वाज वन में नेपोलियन वो जो लड़ाई कर रहा था फ्रांस में, उसके बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वियना, वियना कॉन्फ्रेंस बुला करके फ्रांस को फिर से एसोसिएट करने का काम किया गया था। तो कहने का क्या मतलब है कि हर लड़ाई के बाद एक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ठीक, चीजों को समेटने का काम किया जाता है, उसी को ट्रीटी कहते हैं। तो इस लड़ाई में भी दोनों में से कोई नहीं जीता, ठीक, लेकिन फिर भी इन दोनों ने आपसी सहमति के साथ ये डिसाइड किया कि ओके अभी हम इस लड़ाई को रोकते हैं। ठीक, तो इस लड़ाई को रोकने के लिए इन्होंने एक ट्रीटी किया, ये ट्रीटी हुआ मद्रास में। तो अगर आपसे कोई पूछे सवाल कि ट्रीटी ऑफ, ठीक है, यानी किस ट्रीटी के तहत अंग्रेजों का फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो था वो खत्म हुआ, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास, यहां मैं लिख देता हूं ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत, ठीक है, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच होने वाली पहली लड़ाई जो थी वो समाप्त घोषित हुई। इस लड़ाई के तहत बाय दिस ट्रीटी दोनों साइडों ने अपने अपने प्रिजनर्स, जो अपोजिट पार्टी के प्रिजनर्स, यानी जब लड़ाइयां होती थी ना तो आर्मी वाले जब एक दूसरे के कैंप्स में घुस जाते थे तो उनको बंदी बना लेते थे, अपोजिट पार्टी अपोनेंट वाले। तो जो भी प्रिजनर्स उन्होंने बनाए थे उन प्रिजनर्स को लौटा दिए। ठीक, आई वाज ऑन में। और जो जो टेरिटरीज कनकर किए थे इन्होंने एक दूसरे के, यानी अंग्रेजों ने जिन हिस्सों पे अपना कब्जा जमा लिया था मैसूर के, उसे अंग्रेजों ने लौटा दिया, और मैसूर ने जिन इलाकों पे कब्जे किए थे मैसूर वालों ने वो इलाके लौटा दिए। यानी दोनों लोगों ने अपने अपने जीते हुए टेरिटरीज को लौटा दिए और जो वार प्रिजनर्स थे उनको भी लौटा दिए। ठीक, और ये प्रॉमिस किया कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। कब? जब कोई तीसरी पार्टी हमारे ऊपर अटैक करेगी। यानी एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? कि चल भाई हम तुम्हारे कैदी लौटा देते हैं, तू मेरे वाले लौटा दे। ओके, मैंने तुम्हारे जिन इलाकों पे कब्जा किया वो मैं लौटा देता हूं, तुम मेरे वाले लौटा दे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी करते हैं कि हम मिल के रहेंगे, अब ना लड़ेंगे, लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। आई बात समझ में? तो चलो, और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अगर सामने से कोई तीसरा वार करता है हम दोनों के ऊपर, तो मेरे टाइम पे तुम आओगे मदद करने और तुम्हारे टाइम पे मैं जाऊंगी। ये ठीक उन दो दोस्तों की कहानी है जो आप अपने क्लासेज में भी देखते हो। आपस में कभी खूब फरियालेगा, सब खूब चौकस, एकदम शानदार मारपीट, मुक्का मुक्की सब हो जाएगा, एकदम दुश्मन बन जाएंगे। फिर दूसरे दिन जब सुबह सुबह स्कूल आएंगे, क्या यार हम दोनों तो दोस्त हैं, क्या लड़ना, ठीक है चलो मिल के रहते हैं। ठीक, तुमने जो कल मेरा बुक छीना था वो तू लौटा दे, और मैंने जो तुम्हारे पैसे छीन के ले गया था वो मैं लौटा देता हूँ। और ध्यान रखो दोनों मिल के रहेंगे, और आगे कोई तीसरा अगर क्लास का बतिया रहा है तो दोनों मिल के कस के उसको खींचेंगे। अरे बात समझ में? तो ये ठीक उसी तरह की बात हुई यहाँ पे अंग्रेज और मैसूर रूलर हैदर अली के बीच में पहली लड़ाई में। ठीक, कि आप हमारे कैदियों को लौटा दीजिए, हम आपके वाले लौटा देते हैं, आप हमारी टेरिटरीज लौटा दीजिए, हम आपकी लौटा देते हैं, और साथ ही साथ अब हमें मिलकर रहना है, और कोई तीसरी पार्टी अगर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है तो उसका जवाब हमें देना है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार बिना किसी नतीजे के एक ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ कंप्लीट हुआ। ये ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुआ था। चलिए याद रखेंगे, लड़ाई कब से कब? 67 से 69 के बीच।
किस ट्रीटी के तहत खत्म हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत खत्म हुआ। वो ट्रीटी कब हुआ? 1769 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड एंग्लो मैसूर वार के तरफ बढ़ते हैं। ठीक, फिर हुआ क्या कि इस ट्रीटी को अंग्रेजों ने तोड़ दिया, क्योंकि उनके मंसूबे क्लियर थे, उनके एम एकदम क्लियर थे कि भैया पूरे भारत को हमें अपने कंट्रोल में ले ही लेना है एट एनी कॉस्ट। तो वो काहे का ट्रीटी मानेंगे? उस समय की नजाकत उन्होंने देखा कि हैदर अली 20 पढ़ रहा है, चलो इसको अभी थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, फिर दोबारा तैयारी के साथ आएंगे। ये थी अंग्रेजों की डिप्लोमेसी। जब टाइम पड़ता था तो वो सीधे छत पे जाके बैठ जाएंगे, और जब टाइम उनके अनुकूल नहीं होता था तो वो सीधे जमीन पे बैठ जाते थे कि मालिक जो है सो आप प्लीज, है ना। ये तो इसी तरह की टेंडेंसी, यानी टाइम के अकॉर्डिंग काम करने वाला आदमी ही ऊंचाइयों पे जाता है, आप ये बात याद रखिएगा। और अंग्रेजों के अंदर में ये क्वालिटी थी, डिप्लोमेसी था उनके अंदर, उनको चीजों को कैसे टेक ओवर करना है अलग अलग टाइम पीरियड पे उनको अच्छे से पता था। ठीक, इसलिए वो लोग अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे। ठीक, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो था उन्होंने ट्रीटी के साथ खत्म कर दिया। चल भाई देखते हैं फिर, ओके। अब उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वार की शुरुआत होती है। अंग्रेजों ने ट्रीटी तोड़ दी और 1780 से 1784 के बीच ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार की शुरुआत हुई, ये देखेंगे। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने माहे पोर्ट को, माहे जो है वो आपको भारत के ये वेस्टर्न इलाके में एक पोर्ट हुआ करता था उस समय। ठीक, तो माहे पोर्ट को सीज कर दिया फ्रांसीसियों से। ठीक, हैदर अली आस्क्ड देम टू वैकेट इट फॉर इट वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू हिम। ठीक है, यानी अब अंग्रेजों ने दूसरा तरीका अपनाया, क्या? फ्रांसीसियों को परेशान करते हैं, हैदर अली की जलेगी, वो अटैक करेगा, फिर उसको मारेंगे इस पर। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस के अंदर में जो माहे था पोर्ट, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, सीज कर दिया। अब हैदर अली ने बोला जल्दी उसको खाली करो, वो हमारा है, फ्रांसीसियों का है, इट मींस हमारा है, हमारे दोस्त का है, तो तुम उसको खाली करो। ठीक, आई बात समझ में? लेकिन अंग्रेजों ने इसको खाली नहीं किया। अब नहीं किया तो लड़ाई हुई। तो लड़ाई होने के चलते अब क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की शुरुआत हो गई। ठीक, बिटवीन ब्रिटिश फोर्स एंड हैदर अली। फिर अंग्रेज और हैदर अली के बीच में ये लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक, अब इस लड़ाई में क्या होता है, 1780 से ये लड़ाई चली 84 तक, 4 सालों में। बीच में जो 1782 का पीरियड आया ना, इसमें डेथ ऑफ हैदर अली, हैदर अली जो है वो मर जाता है, ये लड़ाई में वीरगति को प्राप्त कर लेता है बाबू। अब इसके मौत के बाद, चूंकि इसका बेटा था टीपू सुल्तान, उसने इमीडिएट इफेक्ट से अपने बाप की उत्तराधिकार को ज्वाइन किया। चूंकि उसके बाबूजी लड़ाई में थे तो उसने लड़ाई वहीं से जारी रखी, छोड़ेंगे नहीं इन अंग्रेजों को, बाबूजी की मौत का बदला लेना है। आ रही बात समझ में? तो वही बात बोला है कि लड़ाई कंटिन्यू रहा, भले ही हैदर अली मर गया लेकिन लड़ाई कंटिन्यू रहा। क्यों? क्योंकि उसके मरते ही उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उस लड़ाई को कंटिन्यू कर लिया। यहां आप फोटो में देख सकते हैं, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84 के बीच की लड़ाई है ये। देखिए किस तरह से उस टाइम की लड़ाइयां हुआ करती थी। आज के जैसे ये नहीं कि बंदूक चला दिया, बम फोड़ दिया, हो गई लड़ाई, नहीं, सामने सामने जाके आमने सामने की सेना से ये सीधे सीधे टक्कर लेनी होती थी, हाथ में तीर तलवार लिए हुए, सामने सामने से वार होता था एकदम। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने उस लड़ाई को ज्वाइन किया, लेकिन फिर इस लड़ाई में भी कोई भी पार्टी जीत नहीं पाई, ना तो अंग्रेज जीत पाए ना ही टीपू सुल्तान जीत पाया। फिर ये लड़ाई जो थी वो मंगलोर की संधि के द्वारा खत्म कर दी गई। यानी एक बार फिर अंग्रेजों ने ठीक टीपू सुल्तान के साथ इस बार ट्रीटी ऑफ मंगलोर किया, ट्रीटी ऑफ मंगलोर, और इस ट्रीटी के साथ ठीक है ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को समाप्त घोषित कर दिया गया। आगे देखेंगे, अब ये टीपू सुल्तान जो था वो अपना बदला लेना चाहता था, वो मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि दूसरी लड़ाई में एक तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था और साथ ही साथ एक और नुकसान हुआ था, उसके बाबूजी को अंग्रेजों ने मार डाला था। तो अब उसको इस बात का बदला लेना था, इसलिए उसने त्रावणकोर के रूलर पे अटैक कर दिया 1789 में। किसने? टीपू सुल्तान ने। ही वॉज एन अलाई ऑफ द इंग्लिश। ठीक, अब इसने भी वही फंडा अपनाया जो अंग्रेज अपनाते थे, डायरेक्ट अपने दुश्मन को परेशान नहीं करेंगे, दुश्मन के दोस्त को परेशान करेंगे, फिर दुश्मन की जलेगी वो आएगा। तो अब इसने भी वही काम किया, चल भाई
तुम्हारा एक अलायंस का रूलर है त्रावणकोर का राजा, उस पर हम अटैक करते हैं। 1789 में इसने त्रावणकोर के राजा पे अटैक कर दिया, जो कि अंग्रेजों का ही अलायंस का मेंबर हुआ करता था। ठीक, इसलिए अंग्रेजों ने ही, ठीक है, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ाई का ऐलान कर दिया 1790 में। ठीक, अंग्रेज यही तो चाहते थे कि इस बार तू बेटा ट्रीटी को तोड़, हम इस बार तुमको पक्का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर, उसने ट्रीटी ये सोच करके त्रावणकोर के राजा पे अटैक किया कि भाई ट्रीटी तो मैंने अंग्रेजों के साथ की है, मुझे इंडियन राजा से लड़ने में क्या ही दिक्कत। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, डिप्लोमेसी लगा दी। फिर बोला तुम हमारे दोस्त के साथ लड़ाई कर रहे हो, यानी हमारे साथ लड़ाई कर रहे हो, वो हमारे संरक्षण में है, हमने कसम खाई है उसकी मदद करने की, और तुम कैसे उस पर अटैक कर सकते हो, चलो यानी तुमने हम पे अटैक किया है, ठीक है देखते हैं। तो अंग्रेजों ने जबरदस्त जवाब देते हुए टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ाई घोषित कर दी। ठीक, अब ये जो लड़ाई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, और अंग्रेजों के तरफ से इस लड़ाई को लॉर्ड कर्नवालिस जो था वो लीड कर रहा था, वो गवर्नर था लॉर्ड कर्नवालिस उस समय, और उसी के टाइम पीरियड पे ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार की शुरुआत टीपू सुल्तान के अगेंस्ट अंग्रेजों ने कर दी। ठीक, अब ये लड़ाई भी, इसमें टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हरा दिया, और मजबूरी में टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। यह लड़ाई किस ट्रीटी के साथ खत्म हुई थी बाबू? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और इस लड़ाई के तहत अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया, लेकिन फिर भी कहा कि ठीक है चलो हम तुमको छोड़ देते हैं, है ना, तुम अपने लिमिटेड इलाकों में शासन व्यवस्था करो। ठीक है, इस बैटल में टीपू सुल्तान जो था वो हार चुका था। थर्ड, ये यहां पे देखेंगे थर्ड बैटल की फोटो दिखाई जा रही है, और इस लड़ाई का रिजल्ट ये हुआ था बाबू कि जब इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था ना, तो टीपू सुल्तान को अपने दो बेटों को ठीक है हॉस्टेजेस के रूप में अंग्रेजों के पास रखना पड़ा था। अंग्रेज बंदी बना ले गए थे उसके दो बेटों को, क्योंकि तुम्हारे हो तो हर जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखेंगे इसमें आगे आएगा ही। ठीक, अब देखेंगे मोर ओवर टीपू हैड टू पे अ ह्यूज वार इंडेमिनिटी ऑफ मोर देन 30 लाख रुपीज से ज्यादा टीपू सुल्तान को कंपेंसेशन पे करना पड़ा, और उसको सरेंडर करना पड़ा अपने दो बेटों को हॉस्टेजेस के रूप में। अभी मैंने बताया, यानी अंग्रेजों के पास उसे अपने दो बेटों को गिरवी रखना पड़ा, और इतना रुपया, इतना ह्यूज अमाउंट का पैसा उसे कंपेंसेशन मनी के रूप में देना पड़ा, जुर्माने के तौर पे देना पड़ा। ठीक, और दोनों के दोनों साइड्स ने ये कहा कि ठीक है हम वार प्रिजनर्स को छोड़ देते हैं, यानी लड़ाई में बनाए गए बंदियों को छोड़ देते हैं। ठीक, आप अपने दो बेटे हमारे पास छोड़ जाइए और इतने पैसे छोड़ जाइए क्योंकि आप हारे हैं। आप देखिएगा हर लड़ाई में हारने वाले को परेशान किया जाता है। आप अपने क्लास में भी देखोगे, अगर दो दोस्त आपस में लड़ाई लड़ लेते हैं तो जो लड़ाई में बीस पड़ता है थोड़ा, वो हारने वाले को परेशान करता है, ये फैक्ट है। तो यहां भी वही हुआ, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को जबरदस्त तरीके से परेशान किया, लेकिन टीपू सुल्तान फिर भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तो बाघ को मारा था, वो तो टाइगर ऑफ मैसूर था। ठीक है, आई बस समझ में। इसका जन्म आप देखेंगे 20 नवंबर 1750 को हुआ था, और मौत 4 मई 1799 को अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए इसकी मौत हुई। ठीक है, दिस वार डिस्ट्रॉयड टीपूज डोमिनेंट पोजीशन इन द साउथ एंड फर्मली एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश सुपरमेसी इन दैट रीजन। अब इस लड़ाई के चलते टीपू सुल्तान जो था वो बहुत कमजोर पड़ गया, और साउथ इंडियन रीजन में उसकी पकड़ ढीली हो गई और अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो गई। देखेंगे आगे चौथी लड़ाई में क्या होता है। ठीक, तो ये जो चौथी लड़ाई हुई अंग्रेजों के मैसूर वालों के साथ, इंग्लिश आर्मी मार्च्ड ऑन हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम एंड बिसाइड इट ही वाज कंपेल्ड टू मेक पीस इन 1792। ठीक है, अभी थर्ड वाला ही चल रहा है। तो लड़ाई के बाद क्या हुआ, इंग्लिश गॉट द लायंस शेयर मालाबार एंड कूर्ज इन द वेस्ट, यानी थर्ड बैटल के रिजल्ट के अनुसार जो शेर था यानी टीपू सुल्तान था, उसका हिस्सा मालाबार और कुर्ज अंग्रेजों के कंट्रोल में चले गए। दिंदुगुल इन द साउथ एंड बारा महल इन द ईस्ट, यानी वेस्ट में ये दोनों इलाके उससे ले लिए गए। ठीक, साउथ में दिंदुगुल ले लिया गया और ईस्ट में बारा
और बारामहल जो था वो ईस्ट वाले इलाके में मैसूर के कंट्रोल से लेकर के अंग्रेजों के कंट्रोल में दे दिया गया। ठीक, मराठास गॉट सम पोर्शंस इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में मैसूर के कुछ हिस्से जो थे वो मराठाओं के कंट्रोल में भी चले गए। ठीक, वाइल निजाम को भी कुछ इलाके उसे दे दिए गए। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में से कुछ हिस्सा लेकर के हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया। यानी इनफैक्ट आप ये कहिए कि मैसूर के बाघ टीपू सुल्तान को थर्ड बैटल में हरा करके अंग्रेजों ने उसकी टेरिटरी को तितर बितर कर दिया, एक दूसरे से बांटने का काम कर दिया। कुछ अपने ले लिए, कुछ मराठाओं को दे दिया और कुछ हैदराबाद के निजाम को भी दे दिया। यहाँ सबका नाम लिखा हुआ है, मालाबार, कुर्ज, ठीक है, दिंदुगुल एंड बारामहल, ये सारे अंग्रेजों के कंट्रोल में चले गए। कुछ पोर्शन जो कि नॉर्थ वेस्ट के पोर्शंस थे ये आपको मराठाओं के कंट्रोल में चले गए, और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के कुछ पोर्शन जो थे वो हैदराबाद के निजाम के कंट्रोल में चले गए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, चौथी लड़ाई की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अब टीपू सुल्तान, मैंने पहले ही कहा कि वो बाघ था, शेर था, और शेर कभी हार नहीं मानते। और आप लोग एक बात और भी अच्छे से जानते होंगे बाबू कि जो घायल शेर होता है ना वो और खतरनाक हो जाता है। तो अगर नॉर्मल शेर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने आपको घायल करके छोड़ दिया तो समझ जाइए कि वो पलट के वार करेगा, और ऐसा वार करेगा कि वो हिला के रख देगा। चलिए देखते हैं टीपू सुल्तान की बात क्या होती है। ठीक, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू नेवर reconciled himself to the loss of half his territory. He entered into negotiation with France and recruited French soldiers to avenge his defeat. अब उसने कहा ठीक है, हमारी आधी टेरिटरी गई है ना, आधी है मेरे पास, उसी से हम लड़ लेंगे, हारने वालों में से हैं क्या, नहीं हारेंगे। एक आप मान के चलिए ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं हमारे भारत में जो मरते दम तक उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं छोड़ा। ठीक है, अलग अलग पीरियड में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आप एंशिएंट पीरियड में चलिए ना, पृथ्वीराज चौहान मिलेगा। ठीक, आप मिडाइवल पीरियड में आइए, ठीक, आपको वीर शिवाजी जैसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मुगलों से टक्कर ली, महाराणा प्रताप जिसने अकबर से टक्कर ली, है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे योद्धा आपको मिलेंगे। टीपू सुल्तान जो चौथी लड़ाई में मारा तो गया लेकिन हार नहीं माना, वही बात है। यानी अपनी लड़ाई का बदला लेने के लिए उसने अपनी सेना में फ्रांसीसियों के लोगों को भरना शुरू किया कि आइए आप हमारी मदद करिए, दोस्त हैं। ठीक, तो और दूसरे तरफ लॉर्ड वेल्जली उस समय गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, आस्क हिम टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। और वेल्जली ने कहा देखो भैया, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, लड़ाई छोड़ोगे जिंदा रहोगे, आप एक काम करो, सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करो, हमारे संरक्षण में आ जाओ। टीपू सुल्तान ने कहा नहीं बेटा, ऐसा है कि हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे संरक्षण में नहीं आएंगे। ठीक, तुम हमारे दुश्मन थे, दुश्मन हो और दुश्मन ही रहोगे, और दुश्मनों के संरक्षण में नहीं जाते, या तो उन्हें लड़के मार देते हैं या उनसे मर जाते हैं। तो सीधे टीपू सुल्तान ने मना कर दिया, नो वे टू ज्वाइन सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ये देखिए लॉर्ड वेल्जली की फोटो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब कैसे सीन क्रिएट हो रहे हैं चौथी लड़ाई के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे। यदि वेल्जली कह रहा था कि तुम सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो, उसने कहा नहीं करेंगे, उसने अपनी आर्मी बढ़ानी शुरू कर दी। ठीक, फ्रेंच लोगों को अपनी आर्मी में भरना शुरू कर दिया, देखेंगे। ठीक, टीपू सुल्तान रिफ्यूज टू डू सो एंड द इंग्लिश डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट हिम इन 1798। ठीक है, टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि हम तो नहीं आएंगे, हम नहीं आ रहे हैं सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने। इसलिए 1789 में अंग्रेजों ने उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। ठीक, 3 आर्मीज वर सेंट अगेंस्ट टीपू फ्रॉम द 3 साइड्स। ठीक है, यानी 3 तरफ से 3 आर्मीज आई हैं टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर में, ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार की फोटो आपको दिखाई जा रही है। ठीक, तो 3 तरफ से, एक तरफ से बॉम्बे की तरफ से जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, मद्रास की तरफ से जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और हैदराबाद की तरफ से, तीनों तरफ से अंग्रेजों ने 3 आर्मी भेजी टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए। He was besieged in his capital Srirangapatnam where he met a martyrs death on May 4th 1799 while fighting। ठीक है, यानी अपनी राजधानी में ही वो घिरा रह गया और उस राजधानी में ही लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ। देखिए
जो वीर होते हैं ना, वो वीर गति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। उनको लड़ते लड़ते मरना पसंद होता है, लेकिन किसी के आगे झुकना पसंद नहीं होता है। टीपू सुल्तान चाहता तो वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करके अपना जान बचा सकता था और मे बी अंग्रेजों का पपेट बनके मैसूर में कुछ दिनों तक शासन कर सकता था, लेकिन वो वीर था, वो बाघ था, उसको लड़के मरना पसंद था, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं था, इसलिए उसने नहीं एक्सेप्ट किया, लड़ा। अलग बात है कि वो लड़ते लड़ते मारा गया, ठीक। यानी चौथी लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ कि मैसूर जो था अब फॉर्मर रूलर्स को के हाथों में सौंप दिया गया। यानी फॉर्मर जो रूलर्स थे, ठीक है, पहले वाले हैदर अली के पहले वाले जो वोडियार्स के नाम से जाने जाते थे, इन वोडियार शासकों को मैसूर का कंट्रोल दे दिया गया और उन शासकों ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया। यानी ये जो शासक आए, इन्होंने कहा अंग्रेजों से, ठीक है, हम आपका सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करते हैं और हम आपके संरक्षण में शासन करने को तैयार हैं। तो हुआ ये बाबू कि चौथी लड़ाई में जैसे ही ये आपको टीपू सुल्तान का डेथ हुआ, वोडियार लोगों को अंग्रेजों ने पपेट बनाने पे राजी कर लिया। वो पपेट बनकर के सब्सिडरी अलायंस के तहत अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए और आप यूं मान के चलिए कि मैसूर जो था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। इन 4 लड़ाइयों का रिजल्ट देखते हैं कि अब अंग्रेज जो हैं वो बंगाल से निकल करके उड़ीसा आंध्र प्रदेश के इलाके को जीतते हुए अब मैसूर को भी अपने कंट्रोल में ले चुके थे। अब उनका नेक्स्ट टारगेट कौन था, देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए, अब अंग्रेजों के नेक्स्ट जो टारगेट थे वो थे मराठा, ठीक है, मराठा थे। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वार्स। मैंने वार्स कहा क्योंकि मराठाओं के साथ भी अंग्रेजों ने 3 लड़ाइयां लड़ी हैं, ठीक है। तो लड़ाई समझने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे, देखिए आप एक चीज याद रखिएगा बाबू, हर टाइम ये कंसेप्ट काम करता है कि अगर आप बट के रहोगे ना, आप अगर यूनाइटेड रहोगे, सामने वाले की फटेगी आपसे, वो आपसे टक्कर लेने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप बटोगे, उसको मौका मिल जाएगा अलग अलग करके आपको मारने की। तो वही बात यहां पे हुआ मराठाओं के साथ। यानी मराठाओं का अलग अलग ग्रुप में बटना जो था, ठीक है, वो उनके लिए काल कर गया और एट लास्ट अंग्रेजों ने मराठा किंगडम को भी समाप्त कर दिया। देखेंगे 18th सेंचुरी में मराठाओं के डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन थे। डिफरेंट 4 ग्रुप्स थे बाबू। चारों ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला ग्रुप था सिंधिया, ठीक। ये लोग जो थे वो ग्वालियर में बसे हुए थे। ग्वालियर के इलाके में जो मराठा रहते थे उनको क्या कहते हैं, सिंधिया कहते हैं, ठीक। और इनके जो राजा थे महाजी शिंदे, ठीक है, इन्होंने इनके अंडर में, यानी सिंधिया लोगों ने महाजी शिंदे के अंडर में, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के अंदर में अपने सिग्निफिकेंट टेरिटरीज बनाए हुए थे। यानी ये लोग बट के रह रहे थे एक जगह। पूरा मराठा यूनाइटेड अगर होता तो अंग्रेज नहीं जीत पाते। अलग अलग क्षेत्र में, चूंकि बहुत बड़ा फैला हुआ साम्राज्य था, तो फैले हुए साम्राज्य में भी जब तक पेशवा वगैरह हुआ करते थे तो पूरा मराठा साम्राज्य एक साथ काम करता था। लेकिन आप देखोगे कि उनके खत्म होने के बाद ये लोग आपस में बट गए, ठीक। तो सिंधिया वाले ग्वालियर वाले इलाके में इन्होंने अपनी कम्युनिटी का अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरे वाले ग्रुप थे होलकर। ये लोग जो थे इंदौर वाले इलाके के इनहेबिटेंट्स थे। इंदौर वाले इलाके में जो लोग मराठा लोग रहते थे वो होलकर कहलाए उस समय। ग्वालियर वाले सिंधिया कहलाए। तो ये अलग अलग इलाके में अलग अलग कम्युनिटी में बट के छोटा छोटा किंगडम अपना बना लिया था, ठीक। अब यहाँ के राजा थे मल्हार राव होलकर, ठीक है। वो वहां के मराठा जनरल थे जिन्होंने अपनी बेस इंदौर में बनाई और होलकर कम्युनिटी की शुरुआत की, या होलकर एम्पायर ही बना लिया। अगले थे गायकवाड़। ये लोग जो थे वो बड़ौदा, आज बड़ोदरा के नाम से जाना जाता है, गुजरात का इलाका है, वहां पे गुजरात के इलाके में बड़ौदा वाले क्षेत्र में गायकवाड़ लोगों ने अपना बेस बनाया, ठीक। वो पिलाजी गायकवाड़ के अंदर में वहां के इन्फ्लुएंशियल रूलर्स बन गए। कहां के, बड़ौदा के, ठीक है। तो बड़ौदा वाले इलाके में गायकवाड़ बस गए जाके। होलकर जो थे इंदौर में अपनी एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट कर ली। सिंधिया वालों ने ग्वालियर में कर लिया। यानी आप यहाँ पे एक चीज कॉमन देख रहे हो कि ये लोग जो थे वो बटने लगे थे। छोटे छोटे इलाके में ये अपना छोटा छोटा किंगडम स्टैब्लिश कर रहे थे, यूनाइट होके नहीं रह रहे थे। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अगला देखेंगे भोसले।
ये लोग जो थे वो सतारा और कोल्हापुर के इलाके में जो मराठा थे उनको भोसले कहा गया। ठीक, द भोसले वर द रॉयल फैमिली ऑफ मराठाज, इसी परिवार के तो थे शिवाजी, ठीक है, संभाजी, शिवाजी, ये सब लोग इसी परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक, कि भोसले वाले जो थे वो मराठाओं के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां के शिवाजी महाराज थे, जो कि मराठा किंगडम की शुरुआत शिवाजी ने ही की थी। आगे देखेंगे हम लोग कि मराठाओं के साथ अंग्रेजों की कैसी 3 अलग अलग लड़ाइयां हुई है, और इन तीनों लड़ाइयों का रिजल्ट ये हुआ है कि मराठा किंगडम जो था वो भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था। आप देखेंगे फर्स्ट मराठा वार, ये लड़ाई जो थी मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई जब वैरन हेस्टिंग्स, ठीक है, वहां का गवर्नर जनरल हुआ करता था। यानी भारत का गवर्नर जनरल जब वैरन हेस्टिंग्स था, ठीक, इसका पीरियड आप देखोगे 1772 से 85 के बीच में। तो वैरन हेस्टिंग्स के टाइम पे मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में जो पहली लड़ाई हुई उसको फर्स्ट मराठा वार के नाम से जानते हैं। इट वॉज स्टार्टेड व्हेन ब्रिटिश सपोर्टेड रघुनाथ राव रघोबा to become पेशवा अगेंस्ट मराठा कन्फेडरेसी ट्वाइस ऑफ महादेव राय सेकंड। मराठा कन्फेडरेसी जो थे वो चाहते थे कि महादेव राय सेकंड जो है वो पेशवा बने, लेकिन अंग्रेजों ने सपोर्ट कर दिया रघुनाथ राव को, रघोबा को, और इसी के चलते दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो लड़ाई में बदल गया, और इस लड़ाई का अंत हुआ, यहां भी कोई भी विनर डिसाइड नहीं किया गया। इस लड़ाई का अंत हुआ बाबू सालाबाई की संधि 1782 में। यानी आप देखेंगे 1775 से 7 साल तक ये लड़ाई चलती रही, ठीक, और इस लड़ाई की अंत की गई सालाबाई की संधि के द्वारा। देखिए ये अंग्रेज और एक तरफ से ये मराठा किंगडम का झंडा, ठीक है, और मराठा दोनों लोग जो थे वो बस इस बात के लिए लड़ रहे थे कि अंग्रेज जो थे उनके इंटरनल अफेयर में इंफ्लुएंस करने लगे थे, इंटरफेयर करने लगे थे। चलेंगे आगे देखेंगे सेकंड में एंग्लो मराठा वार की बात करो तो 1803 से 1805 के बीच में हुआ। ये जो था मराठाओं यानी सिंधिया और भोसले लोगों ने कंबाइंड तौर पे अंग्रेजों से लड़ाई करी। देखिए आई बात समझ में, यानी मराठाओं के 2 ही ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, अंग्रेजों के तरफ से वेल्जली लड़ा और मराठाओं के तरफ से सिंधिया और भोसले लोगों ने लड़ी। ठीक, इस लड़ाई की समाप्ति हुई मराठाओं के हार के साथ, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ देवगांव की संधि हुई थी 1805 में, और इसी संधि के तहत इस सेकंड एंग्लो मराठा वार की समाप्ति घोषित कर दी गई। देखिए ये मराठा के सैनिक अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी सेकंड एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ कि सिंधिया और भोसले लोगों ने एक साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, जिसको कंट्रोल कर रहा था लॉर्ड वेल्जली, और उसने मराठाओं को हरा दिया। संधि किया देवगांव का 1805 में, और इस संधि के तहत सेकंड एंग्लो मराठा वार की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। ठीक, तीसरा देखेंगे, इट वाज फाइनल कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड एंग्लो मराठा वार जो था ये 1817-18 के बीच में हुआ, यानी 1818 तक आते आते पूरा का पूरा मराठा किंगडम अब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था। तो इट वाज द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास, लीडिंग टू द कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ मराठा एम्पायर एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर इंडिया। ठीक है, यानी इस लड़ाई के खत्म होने के बाद मराठाओं की हार हुई, मराठाओं के किंगडम को अंग्रेजों ने अपने किंगडम के अंदर में मर्ज कर लिया, और जैसे ही मराठा किंगडम उनके अंदर में आया, अब आप मान के चलिए कि पूरा भारत उनके कंट्रोल में आ चुका था। उधर से बंगाल जीत लिया था, मैसूर जीत लिया, अब पूरा का पूरा मराठा यानी सेंट्रल इंडिया के तरफ भी वो कूच कर चुके थे। अब थोड़ा बहुत उनको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बचा था, जिधर अफगानिस्तान और पंजाब वाले और तथा ऊपर आएंगे तो अवध और नेपाल वाला इलाका बचा हुआ था। तो ये 2-3-4 छीटपुट जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा का पूरा इंडिया अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था मराठाओं के हार के साथ। ठीक, इसकी लास्ट हुई कोरेगांव की लड़ाई। कोरेगांव में लड़ाई हुई और 1818 में इस लड़ाई की समाप्ति हुई। इस लड़ाई के बाद सीरीज ऑफ ट्रीटीज की गई अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, और इन ट्रीटीज का रिजल्ट ये हुआ कि हर जगह मराठा जो थे वो अंग्रेजों के आगे झुक गए और मराठा किंगडम अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। ठीक है, ये थर्ड एंग्लो मराठा वार का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी बाबू आज के सेशन में हमने
मैसूर और मराठा किंगडम को अंग्रेजों के कंट्रोल में जाते देखा। यानी अब पूरा भारत आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के कंट्रोल में इनडायरेक्टली आ चुका था। अब बस कुछ इलाके थे जिसमें पंजाब आएगा, अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो उस समय भारत के साथ अटैच था, ठीक है, और साथ ही साथ नेपाल वाला इलाका आएगा, उनको भी भारत के बाहर भी जाकर के उन्होंने जीता था। अफगानिस्तान नॉट वाज इन इंडिया, वो इंडिया का हिस्सा नहीं था, इंडिया से अटैच था, बगल में था। नेपाल इंडिया के बगल में था, ठीक है। तो इन इलाकों को भी अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया कि बाहर से भी कोई हमें इन्फ्लुएंस नहीं दिखाई दे और हम लोग भारत को लंबे समय तक शासन कर सकें। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने देखा कि इस सेशन में, इस सीरीज में हमने, ठीक है, मराठाओं के साथ और मैसूर के साथ ये लड़ाई देखी। अगले क्लास में बाबू हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे उन्होंने अफगानियों के साथ लड़ाई करा, नेपालियों के साथ लड़ाई करा और सिख कम्युनिटी के साथ भी उनकी लड़ाई हुई। इस तरह से पूरा का पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में आ गया। और फिर एक और सेशन लगेगा आपको कि जब अंग्रेज भारत के डोमिनेटर बन चुके थे तो उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की, ये देखेंगे। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।